दोस्तों नमस्कार। शांति पर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। इन गलतियों के कारण शरद पवार जी को एनसीपी पार्टी खोनी पड़ी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चुनाव आयोग ने निर्णय दिया और एनसीपी पार्टी पर अजित पवार गुट का दावा एक तरीके से मान लिया गया, लेकिन चुनाव आयोग इसी प्रकार से निर्णय दे सकता है, इसका अनुमान पहले से ही जनता को था और खुद शरद पवार जी को था। लेकिन एनसीपी पार्टी अजित पवार गुट को मिलने के कारण जो राजनीतिक पहचान पिछले 25 साल से शरद पवार जी की बनी थी, वो पहचान अब एनसीपी पार्टी के साथ नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी शरद पवार जी की कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसके कारण आज ये दिन उनको देखना पड़ा है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार लगभग 4 से 5 बार उप मुख्यमंत्री बने। राजनीति में उनको जो सफलता मिली है, इसके पीछे शरद पवार जी का बड़ा हाथ है। अगर शरद पवार न होते तो अजित पवार अब तक इस राजनीति में इस मुकाम पर या उस बड़े पद पर नहीं पहुंच पाते। अजित पवार राजनीतिक दृष्टि से महत्वाकांक्षी नेता है और उनकी महत्वाकांक्षाएं और शरद पवार जी और अजित पवार इन दोनों नेताओं में एक राजनीतिक संघर्ष या टकराव हमें बार बार देखने को मिला है। लेकिन अपने भतीजे को शरद पवार हमेशा संभालते थे, उनकी गलतियों पर पर्दा डालने का काम करते थे। इसी के कारण आज ये दिन शरद पवार जी को देखना पड़ा है। शरद पवार राजनीतिक दृष्टि से चाणक्य और दूरदृष्टि के नेता माने जाते हैं, लेकिन इस बार शरद पवार चूक गए। बारामती से पहले शरद पवार जी ने ही अजित पवार जी को सांसद बनाया, फिर बाद में बारामती विधानसभा सीट से विधायक बनाया। राज्य सरकार में अलग अलग मंत्री पद दिए, उप मुख्यमंत्री पद दिया, यहां तक कि अपोजिशन लीडर भी बनाया। शरद पवार जी के बाद पार्टी में अजित पवार जी का वर्चस्व माना जाता था। विधानसभा लोकसभा के टिकटों का बंटवारा हो या स्थानिक निकाय के चुनावों में टिकटों का बंटवारा हो या पार्टी संगठन में पदों का बंटवारा हो, उनमें अजित पवार जी की राय या मत हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन फिर भी अजित पवार जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और उन महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज करके शरद पवार जी ने अपना राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान किया। इस वक्त शरद पवार जी के पास एनसीपी पार्टी नहीं है, लेकिन उनके पास जनता का समर्थन जरूर है। 2004 में एनसीपी को विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें मिली, तब एनसीपी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बन सकता है, ऐसी चर्चा होने लगी। तब एनसीपी में मुख्यमंत्री पद के लिए
अलग अलग दावेदार सामने आ रहे थे। छगन भुजबल, विजयसिंह मोहिते पाटील, आर पाटील, अजित पवार, और उन सब में अजित पवार मुख्यमंत्री पद पाने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन उस समय शरद पवार जी ने मुख्यमंत्री पद कांग्रेस पार्टी को दिया और उसके बदले 2-3 प्रभावी मंत्रालय एक्स्ट्रा अपने पार्टी को लिए। 2004 में एनसीपी का मुख्यमंत्री नहीं बना। यह बात हमेशा अजित पवार जी ने ये बात अजित पवार को हमेशा एक कांटे की तरह चुभती है। 2004 में एनसीपी का मुख्यमंत्री पद न लेना एनसीपी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है। ये अजित पवार जी ने बार बार कहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी और शिवसेना में जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एनसीपी पार्टी पूरी तरह से खाली हो जाएगी, एनसीपी का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। एक तरीके से अपनी राजनीतिक विरासत को और अपने पार्टी को बचाने के लिए शरद पवार लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हें एक ऐसा मौका मिला जो बीजेपी के गलती के कारण मिला। ईडी की नोटिस शरद पवार जी को मिली और इस नोटिस को यानी ये नोटिस मिलने के बाद शरद पवार ईडी के दफ्तर जाने का उन्होंने निर्णय लिया। शरद पवार जी को ईडी की नोटिस मिलने के कारण एनसीपी के कार्यकर्ता जो हताश थे, उनको विधानसभा चुनाव में जीतने की उम्मीद लगभग नहीं के बराबर लग रही थी। उनमें एक तरीके से उत्साह का और जोश का संचार हुआ। शरद पवार जी के ऊपर बीजेपी की तरफ से जो हमला किया गया है या ईडी की नोटिस दी गई है, उसके खिलाफ एनसीपी के कार्यकर्ता एकजुट हो गए और खासतौर पर युवाओं में शरद पवार जी को लेकर एक सहानुभूति बढ़ी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सारे न्यूज में शरद पवार फोकस में रहे। लेकिन उसी दिन अजित पवार जी ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया और वो नॉट रीचेबल हो गए। पूरा फोकस शरद पवार जी से हटकर फिर अजित पवार जी के ऊपर गया। जब जब शरद पवार अपने लोकप्रियता की शिखर पर पहुंचे हैं, तब इस लोकप्रियता को एक तरीके से कम करने का प्रयास अजित पवार जी की तरफ से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। ऐसी भी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में होती रहती है। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद उद्धव ठाकरे जी ने बीजेपी के साथ जाने के बजाय कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया। लेकिन अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों नेताओं ने सुबह जल्दी अपने यानी देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री और अजित पवार जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनसीपी के कुछ विधायक गायब थे, यानी एक तरीके से शरद पवार जी को अजित पवार जी ने चैलेंज किया था। लेकिन अजित पवार के उस चैलेंज को शरद पवार जी ने पूरी तरह से उनके प्लानिंग के जरिए उसका असर पूरी तरह से प्रभावहीन किया।
जो विधायक अजित पवार जी के साथ जाने वाले थे उन सभी विधायकों को फिर से एक बार शरद पवार जी ने अपने साथ लाया और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई। बाद में अजित पवार भी एनसीपी में वापस आए, लेकिन इसके बावजूद भी शरद पवार जी ने अजित पवार जी को महाविकास आघाड़ी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए। ये शरद पवार जी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के बाद अपोजिशन लीडर का पद, यानी विधानसभा के अपोजिशन लीडर का पद एनसीपी को मिलना तय था। एनसीपी की तरफ से अपोजिशन लीडर के दौड़ में अजित पवार, जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड और बाकी वरिष्ठ नेता थे, लेकिन यहां पर भी शरद पवार जी ने गलती की और विरोधी पक्ष नेता ये पद या अपोजिशन लीडर का पद अजित पवार जी को दिया। बाद में अजित पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए, लेकिन विधानसभा के अपोजिशन लीडर के तौर पर जब तक अजित पवार जी ने काम किया तब हमेशा मीडिया में यह चर्चा बनी रही कि बीजेपी के लिए अजित पवार सॉफ्ट व्यू लेते हैं, यानी जिस आक्रामकता का परिचय अपोजिशन लीडर की तरफ से देना चाहिए वो आक्रामकता विधानसभा में और विधानसभा के बाहर अजित पवार नहीं दिखाते। अजित पवार आक्रामकता के लिए माने जाते हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर के तौर पर उनकी आक्रामकता नहीं देखी गई। बीजेपी के खिलाफ जिस आक्रामक रवैये की जरूरत अपोजिशन लीडर के तौर पर अजित पवार जी को दिखाने की जरूरत थी वो नहीं दिखा पाए, और इसका एक निगेटिव परसेप्शन एनसीपी को लेकर जनता के बीच हो रहा था और महाविकास आघाड़ी के बीच भी हो रहा था, और उसका परिणाम एनसीपी के मनोबल पर या कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ रहा था। यानी शरद पवार जी हो या एनसीपी की भूमिका को लेकर संशय महाविकास आघाड़ी में और जनता में पैदा हो रहा था। यानी एक तरीके से अजित पवार जी की गलतियों को माफ करना, उनको सरकार में बड़े बड़े पद देना, पार्टी संगठन में उनका महत्व बढ़ाना, ये शरद पवार जी की बड़ी गलती थी। अजित पवार जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं शरद पवार जी को पता थी, लेकिन अपने भतीजे की हर गलती को उस पर पर्दा डालने का काम शरद पवार जी ने किया। अजित पवार जी के लिए शरद पवार हमेशा ढाल बने, लेकिन उसी भतीजे ने या अजित पवार जी ने शरद पवार जी को धोखा दिया और एनसीपी पार्टी पर अपना दावा पेश किया। भले ही इस वक्त एनसीपी पार्टी अजित पवार गुट के साथ या अजित पवार जी के साथ हो, लेकिन जनता का समर्थन और एनसीपी का जो कैडर है उसका अच्छा खासा समर्थन अभी भी बड़ी संख्या में, या हम कहें तो 2/3 से ज्यादा इस वक्त शरद पवार जी के साथ नजर आ रहा है, और खासतौर पर युवाओं में शरद पवार जी को लेकर सहानुभूति नजर आ रही है। इस वक्त शरद पवार जी के साथ रोहित पवार खड़े हैं, और रोहित पवार शरद पवार जी के साथ खड़े होना और जिस राजनीतिक परिपक्वता की या सूझबूझ की का परिचय रोहित पवार ने दिया है, उसके कारण
शरद पवार जी की जो पार्टी है या उनका जो गुट है उनका राजनीतिक भवितव्य आने वाले दिनों में हमें सुनहरा दिख सकता है। यानी रोहित पवार जिस राजनीति का परिचय इस वक्त बड़ी मुश्किल में दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है, और उसी के कारण इस वक्त महाराष्ट्र में रोहित पवार और अजित पवार इन दोनों नेताओं की तुलना हो रही है। भले ही रोहित पवार राजनीति में नए हैं, लेकिन सत्ता के बजाय उन्होंने संघर्ष चुना है, और शरद पवार जी का मार्गदर्शन और उनका शरद पवार जी का जो व्यक्तिमत्व है उसका अच्छा खासा प्रभाव रोहित पवार जी के ऊपर नजर आ रहा है। यानी आने वाले दिनों में शरद पवार जी का जो राजनीतिक विरासत है उस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम रोहित पवार करेंगे, और अजित पवार और रोहित पवार परिवार के इन दोनों नेताओं में आने वाले भविष्य में हमें संघर्ष और राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त शरद पवार बड़े शांति से और धैर्य से सब कुछ देख रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनावों में शरद पवार अजित पवार गुट हो या बीजेपी हो या शिंदे गुट हो, उनके सामने एक कड़ी चुनौती जरूर पेश कर सकते हैं। शरद पवार जी ने अपने राजनीतिक जीवन में अलग अलग पार्टियां बनाई, कई सिंबल पर चुनाव लड़ा है, उनके लिए संघर्ष नया नहीं है। लेकिन इस संकट के समय में अपने विचारधारा को लेकर शरद पवार जी ने जो भूमिका ली है और जो दमखम सत्ता के साथ लड़ने का दिखाया है, उसके कारण शरद पवार इस वक्त काबिल की तारीफ है। यानी विपक्ष के बड़े बड़े नेता सत्ता के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष की घड़ी में शरद पवार जी ने विपक्ष के साथ रहने का फैसला किया है। शरद पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ऐसा जो एक माहौल बनाया जा रहा है उस माहौल को एक तरीके से जवाब देने का काम शरद पवार जी ने अपने कृति से किया है। या शरद पवार जी का अगला कदम कौन सा होगा, इसकी चिंता अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को है। यानी आने वाले दिनों में शरद पवार वर्सेस अजित पवार ये संघर्ष हमें जमीनी स्तर पर ज्यादा देखने को मिलेगा। दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर तीखे हमले किए जाएंगे, लेकिन जमीनी हालात देखें तो अजित पवार नेता है, लेकिन जननायक या जननेता वो कभी नहीं बन पाए, या पूरे महाराष्ट्र के नेता वो कभी भी नहीं बन पाए। लेकिन शरद पवार जी की राजनीतिक छवि अलग है। जननायक जननेता के तौर पर उनको महाराष्ट्र की जनता स्वीकार करती है। यानी जो भावनात्मक अपील या अपनापन शरद पवार जी को लेकर महाराष्ट्र की जनता में है, वो अजित पवार जी को लेकर नहीं। शरद पवार जी की राजनीतिक कार्यपद्धति और अजित पवार जी की राजनीतिक कार्यपद्धति उसे देखें तो अजित पवार जी को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उसका अस्तित्व बरकरार रखने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और खासतौर पर बीजेपी से अजित पवार किस प्रकार डील करते हैं, बीजेपी अजित पवार जी को किस तरह कंट्रोल करती है, उसे देखना आने वाले दिनों में। यानी उसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि अजित पवार जी के नेतृत्व वाले एनसीपी का भविष्य कितना आगे जा सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।